श्रोताओं को जीतने के तरीके। श्रोता की रुचि की बात। सफल वक्ता वही बनता है जो श्रोता की पसंद का ध्यान रखता है। जब भी आप श्रोता के देश, उनके व्यवसाय, उनकी स्थानीय समस्याओं की बात करते हैं तो श्रोता अपनापन महसूस करते हैं और आपकी कद्र करते हैं। उनकी और आपकी ज़िंदगी से जुड़ी बातें, छोटी छोटी खुशियाँ और गम जब भाषण के बीच में आते हैं तो श्रोता आपके हो जाते हैं। यदि पूर्व में श्रोताओं की, संस्था की या उस समाज की कोई विशिष्ट उपलब्धि रही हो तो आप सहज शब्दों में उनकी प्रशंसा करें। वे सुनकर हैरान हो जाते हैं कि सब आपको पता कैसे चला। श्रोताओं का हिस्सा बने। आप उनसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। यदि पूर्व में आपका उस शहर में आना हुआ हो तो उसका जिक्र करें। उस शहर के दुर्लभ स्मारकों की बात करें। यदि उस भीड़ में आप कुछ लोगों को जानते हैं और वे प्रतिष्ठित हैं तो उनका जिक्र करें। आप ऐसे बात करें जैसे आप खुद उस शहर के हैं और आप उस शहर से बेहद प्रेम करते हैं। ये कहने की बजाय, यदि तुम्हें तुम्हारा यह शहर खूबसूरत बनाना है तो प्रदूषण हटाना होगा, ये कहिए। यदि हमें हमारे इस शहर को खूबसूरत बनाना है तो हम सबको मिलकर प्रदूषण हटाना होगा। जितना ज़्यादा श्रोता अपनत्व महसूस करेंगे उतना ही वे आप पर विश्वास करेंगे। श्रोताओं की वास्तविक प्रशंसा करें। मैं अपने भाषणों में ऐसी लंबी और लच्छेदार बातों में यकीन नहीं करता कि आप दुनिया की सबसे अच्छी ऑडियंस हैं या आपके जैसे श्रोता मैंने कभी नहीं देखे। आजकल सुनने वाले समझदार हो गए हैं। आपकी इस मक्खनबाजी को लोग समझ लेंगे और उन पर कोई असर नहीं होगा। सीधी दो टूक प्रशंसा करें, जैसे आप लोगों ने स्वागत करते हुए मेरे माथे पर तिलक लगाया, ये मुझे बहुत हृदय स्पर्शी लगा। मुझे मेरी माँ की याद आ गई जो हमेशा मेरे माथे पर तिलक लगाया करती थी। या यूँ कहें, मेरी आप लोगों के बारे में सामान्य सी राय थी, मगर आप लोगों के ज्ञान का स्तर मेरी उम्मीद से काफ़ी बेहतर था। आप लोगों के इस शानदार प्रदर्शन ने मेरी सभी धारणाओं को झुठला दिया। श्रोताओं की सीधे मुंह पर निंदा न करें। कभी कभी हम किसी क्षेत्र और वहाँ की अव्यवस्थाओं की कड़े और कड़वे स्वर में निंदा कर देते हैं। ये निंदा जितनी सामान्य हो उतनी अच्छी है। यदि आपने कभी कहा कि यहाँ के श्रोता सहयोगी नहीं हैं या ये कहा कि कलाकारों के लिए यह शहर ठीक नहीं है तो श्रोता नाराज हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी भावनाओं पर नियंत्रण न रख पाएं और वहाँ आपको अपमानित कर दें। श्रोता लड़ाई पर उतर जाएं और भीड़ साथ देने लगे। आपको कार्यक्रम बीच में ही बंद करना पड़ेगा। इसीलिए निंदा हमेशा मिठास के साथ कीजिए और सुरक्षित रहिए। अपने श्रोताओं को अपना संक्रामक उत्साह दीजिए। अपने विषय और अपने भाषण के प्रति उत्साहित रहिए। आपका उत्साह आपके चेहरे और शरीर से झलकना चाहिए। आप आत्मविश्वास से अपना यह उत्साह श्रोताओं में पहुंचाइए। आपने कभी कोई नीलामी सुनी है? वहाँ मुख्य वक्ता इस कदर उत्साह से भरकर बोली बढ़ाता है कि धीरे धीरे यह करंट श्रोताओं तक पहुंच जाता है। हर कोई इतना उत्साहित हो जाता है कि लोग अपनी हैसियत से ऊंची बोली लगा बैठते हैं। जब आप कोई नई योजना या प्रस्ताव पेश करने वाले हों तो अपने आप को उत्साह के चरम पर ले जाइए। आपकी बातों के माध्यम से आपका उत्साह सुनने वालों का रक्त प्रवाह बढ़ा देगा। आपकी ज़िंदगी को देखिए, ढेरों उदाहरण मिलेंगे। सभी प्रभावी भाषण की किताबें बड़ी बड़ी बातों से भरी हुई होती है और हर वक्ता उनका इस्तेमाल करता है। विशेष बनने के लिए आप अपने जीवन में झांकिए, अपने बचपन में जाइए, अपने आसपास देखिए। ऐसे ढेर सारे खट्टे मीठे अनुभव मिलेंगे जिससे आप अपनी बातों को जिंदगी दे सकते हैं। बड़ी बातों का क्षणिक प्रभाव होता है और सच्चे अनुभव लंबे समय तक असर करते हैं। सिर्फ थ्योरी और लच्छेदार बातों से लोग ऊब जाते हैं। अपने संबोधन को सुंदर उदाहरणों से सजाइए। ऐसे ऐसे तथ्य लाइए कि लोग आश्चर्यचकित हो जाएं। आपके हर भाषण का लोग इंतजार करेंगे। व्यक्तियों के उदाहरण इस्तेमाल कीजिए।
2 डॉक्टरों ने एक साथ परीक्षा उत्तीर्ण की। चिकित्सक बनकर प्रैक्टिस शुरू की। प्रैक्टिस के 10 साल बाद एक व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंच गया, प्रसिद्ध हुआ, बहुत धन कमाया, 2 बंगलों और लग्जरी गाड़ियों का मालिक बना। वहीं दूसरा एक साधारण सी क्लिनिक से अपना जीवन यापन कर रहा है। न प्रसिद्धि न सफलता, कुछ भी नहीं है उसके पास। ये मेरे 2 दोस्त डॉक्टर राज और डॉक्टर विनीत की कहानी है। एक ही कॉलेज, एक ही डिग्री, एक सफल और दूसरा साधारण क्यों? फर्क था दोनों की सोच और बात करने के तरीके में। राज का नज़रिया शुरू से ही सकारात्मक था। वह जानता था कि इस डिग्री के साथ मुझ में प्रभावी बातचीत और योजनाबद्ध कार्य करने की कला होनी चाहिए। उसने योजना बनाई, छोटे छोटे लक्ष्य रखे और बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ता चला गया। वह हर मरीज से ऐसे बात करता था मानो वह बहुत निकट का है, बहुत अपना हो। वहीं विनीत काम को टालते रहता था। उसका नज़रिया नकारात्मक था। वह चुनौती से दूर भागता था। आपको चुनना है, राज बनना है या विनीत। व्यक्तियों के जीवंत उदाहरण इस्तेमाल करने से सुनने वाले अपनापन महसूस करते हैं और आपके उदाहरणों में स्वयं को ढूंढते हैं। अपने आसपास के ऐसे लोगों को चुनिए जो कभी बहुत साधारण थे और अपनी मेहनत से आज ऊंचे मुकाम पर हैं। ऐसे उदाहरण हमेशा दिलो दिमाग को झकझोरते हैं। विवादास्पद नामों से बचिए। अपना मजाक बनाइए, खुद पर हंसने का साहस करिए। खुद को छोटा बनाना या खुद पर हंसना बहुत बड़ी कला है। आप चुभने वाली आलोचना को खुद पर हंसकर प्रभावहीन बना सकते हैं। इसके कई और सकारात्मक पहलू हैं। ये व्यक्तित्व की विनम्रता को उजागर करती है। ये आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को दर्शाती है। ये आपके साहस की सूचक है। श्रोताओं को इस बात से बहुत प्रेरणा मिलती है कि आप भी शुरुआत में कई बार असफल हुए थे, परंतु आज सफल हैं। दीनता या माफ़ी से शुरुआत मत कीजिए। कुछ लोग ऐसी लाइनों से बात प्रारंभ करते हैं, मैं तो इस काबिल नहीं था, फिर भी आपने मुझे बुलाया, या मुझ जैसे छोटे आदमी को आपने सम्मान दिया। आपको दीनता दिखाने की या माफ़ी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसमें अपना और श्रोताओं का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। इससे श्रोताओं पर गलत प्रभाव पड़ता है। आपको जिस भूमिका हेतु बुलाया गया है अदा कीजिए और विदा लीजिए। यदि किसी बात के लिए क्षमा भी मांगनी हो तो भाषण के बीच में सरल शब्दों में अपनी बात कह दीजिए। किसी और की नकल मत कीजिए, स्वाभाविक बनिए। अक्सर हम अपने आसपास के किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर उसकी नकल करते हैं। मेरा अनुभव कहता है कि किसी भी संबोधन या प्रस्तुति में आप अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाइए। किसी की नकल मत कीजिए। यदि नकल के चक्कर में आपने अपनी मौलिकता खो दी तो आप असल से भी जाएंगे और सूद से भी जाएंगे। भावनाएं जो आपका दिल और शरीर सामान्य अवस्था में व्यक्त करता है वे सब नकल करते वक्त पैदा नहीं होती। प्रशंसा कीजिए, सकारात्मक सोच बांटिए। एक बच्चा दिन भर कचरा बीनता था और रात को बैठकर पढ़ाई करता था। उसका पिता रिक्शा चलाता था और शराब का आदी था। जैसे ही वह पढ़ने बैठता उसका पिता कहता कि पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर बड़ा होकर रिक्शा ही चलाना है। ये बातें उस बच्चे को बहुत चुभती थी। धीरे धीरे उसमें भी नकारात्मक विचार पनपने लगे। उसका मनोबल गिरने लगा। एक व्यक्ति उसे रोज रात को पढ़ते हुए देखता था और मन ही मन प्रशंसा करता था। उस व्यक्ति ने एक दिन उससे कहा, इतने अभावों में भी तुम पढ़ाई करके अपनी असाधारण लगन का परिचय दे रहे हो। तुम अवश्य बड़े आदमी बनोगे। उसने उस बच्चे की पुस्तकों से यथा योग्य मदद की। वे पहले प्रशंसा के शब्द थे जो उस बच्चे ने सुने थे। पहली बार उससे किसी ने कहा कि तुम बड़े आदमी बनोगे। आगे चलकर वह इंग्लैंड में
एक प्रसिद्ध वकील बना। आप भी प्रशंसा से दूसरों का और अपना जीवन बदल सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपनी बात कहिए। वक्तव्य में बड़ी बड़ी और महान बातें कहने की जगह एक साधारण इंसान की तरह साधारण शब्दों में अपनी बात रखिए। आपकी बात सामान्य से लेकर विशिष्ट तक सबको अपील करनी चाहिए। याद रखें, साहित्यिक और बड़ी बातों की सिर्फ प्रशंसा होती है, परंतु सामान्य बातों का दिल पर असर होता है। गॉडफादर बनकर सब कुछ हो सकता है कहना गलत है। बड़ा व्यक्ति जितनी सामान्य बात कहता है उतना ही ज़्यादा प्रसिद्ध वह होता है। अपने दिमाग को सफलता के लिए तैयार करो। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि हम दिमाग को जैसे संदेश देते हैं, दिमाग वैसा ही कार्य करता है। यदि हम दिमाग को लगातार असफलता और हार का संदेश देंगे तो हार निश्चित है। शरीर में नेगेटिव टॉक्सिन्स बढ़ जाएंगे। यदि आप दिमाग को सफलता और आत्मविश्वास का संदेश देंगे तो आप प्रसन्न रहेंगे और शरीर में पॉजिटिविटी हार्मोन्स का प्रभाव होगा। यदि आप बार बार खुद से कहें कि मैं यह कर सकता हूँ और करके रहूँगा, तो आप सफलता से उसे पूरा करेंगे। दिमाग को सफलता के लिए आज और अभी तैयार कीजिए। भाषण और हास्य। श्रोताओं को हंसाना किसी के लिए सरल तो किसी के लिए कठिन कार्य है। यदि आप चाहते हैं लोग आपकी बात सुनें, जागृत रहें, मुस्कुराते रहें, ऊर्जावान रहें, आपसे जुड़े रहें, तो आपको हास्य का सहारा लेना होगा। आप कितने भी अच्छे वक्ता क्यों न हो, यदि आपकी बातों में हास्य का समावेश न हो तो थोड़ी देर बाद सुनने वाले ऊब जाते हैं। हास्य से श्रोता वक्ता से जुड़ते हैं। हास्य का अर्थ सिर्फ चुटकुले सुनाना नहीं है। अपनी बातों को अविस्मरणीय बनाने और श्रोताओं को गुदगुदाने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। विभिन्न ध्वनियों का उपयोग। यदि आप एक स्तरीय प्रस्तुति देने जा रहे हों तो आप विभिन्न रिकॉर्डेड आवाज़ों या कृत्रिम आवाज़ों वाले वाद्य यंत्रों का उपयोग करें। जैसे वह ट्रेन में जा रहा था, अचानक ऊपर से विमान निकला और साथ ही तेज बारिश शुरू हो गई। अचानक दूर एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ आई और एक गोली चली और फिल्म का इंटरवल हो गया। यदि आप एक साथी के साथ इन आवाज़ों की टाइमिंग की सही रिहर्सल करें तो ये ध्वनि बैंक आपको एक बहुआयामी वक्ता की पहचान दे सकता है। ये अनुभवी वक्ता ही प्रयोग करे तो बेहतर होगा। हास्यप्रद कहानियाँ और चुटकुला। इनका सफल उपयोग नए और अनुभवी सभी वक्ताओं को विजेता बनाता है। ज़्यादा लंबी कहानी या लंबा चुटकुला उपयोग में न लाएं। चुटकुले का हास्य खोलने के पहले कुछ क्षणों का विश्राम लेकर विशिष्ट दबाव के साथ पंच लाइन बोलिए। चुटकुले को सही शैली में बोलने के लिए अभ्यास कीजिए, क्योंकि चुटकुले के माध्यम से लोगों को हंसाना एक विशिष्ट कला है। स्वयं का मजाक उड़ाएं या स्वहास्य करें। श्रोता अक्सर आपको अपने से श्रेष्ठ मानकर आपसे दूरी रखते हैं। जैसे ही आप खुद पर हास्य करते हैं या खुद को नीचा दिखाते हैं, वे आपको अपने ही जैसा एक सामान्य व्यक्ति मानकर आपसे जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। वह सब मन ही मन आपके साहस की प्रशंसा भी करते हैं। इसके साथ ही आपको सारे श्रोताओं से हास्य की एक अनकही अनुमति प्राप्त हो जाती है। एक बार मैंने गंभीर होकर कहा कि आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं प्रभावी भाषण कला का प्रशिक्षक क्यों बना। असल में मेरा दांतों का अस्पताल चलना बंद हो चुका था। उसके बाद जहाँ भी नौकरी की, अगले ही दिन निकाल दिया जाता था। सारे लोग मुझसे कहते थे, तुम और कोई काम नहीं कर सकते, तुम सिर्फ बातों के जमा खर्च हो, तुम्हें बातों के सिवा कुछ नहीं आता। मैं इतने लोगों के विनम्र आग्रह को टाल नहीं पाया और बातों का काम चुन लिया। मुझे जानने वाले और नहीं जानने वाले सभी लोग अपने ठहाके रोक नहीं पाए। स्वयं पर हास्य अद्भुत प्रभाव पैदा करता है। मेरा एक प्रिय विषय और कार्यक्रम है एक दूजे के लिए। इसमें हम विवाहित जोड़ों की कोमल भावनाओं को
फिर से जीवित करते हैं और उनकी समस्याओं को सुलझाते हैं। यह रोमांस, चर्चा और डांस से सजा एक रोमांचित कार्यक्रम है। इसके एक प्रशिक्षण सत्र में मैंने कहा कि मेरी पत्नी ने घर पर एक नया स्टाफ रखा है। वह रात दिन मेरे साथ साए की तरह चिपका रहता है, खाना भी मेरे साथ खाता है। मेरी पत्नी ने पलंग के ठीक सामने वाली दीवार पर भी उसका फ़ोटो लगा दिया। मैं अपनी पत्नी से बहुत डरता हूँ, इसीलिए कुछ दिन कुछ नहीं कहा, परंतु फिर हिम्मत जुटाकर उस नए स्टाफ के बारे में पूछा तो जवाब मिला, मैं खुद को यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि तुम इस दुनिया में सबसे खराब दिखने वाले व्यक्ति नहीं हो, इसीलिए इस व्यक्ति को तुम्हारे साथ रखा है। हालांकि सब जानते थे कि यह काल्पनिक है, फिर भी मुस्कुरा उठे। इसके बाद ग्रुप के किसी भी जोड़े को मेरी बात का बुरा नहीं लगा। हास्य आवश्यक है क्योंकि श्रोताओं की रुचि बढ़ती है और बोझिलता घटती है। आप पसंद किए जाते हैं, सकारात्मक प्रभाव होता है, आपके तथ्यों को आधार मिलता है। आक्रामक श्रोता शांत होकर आपकी बात सुनते हैं, तथ्य ज़्यादा लंबे समय तक मस्तिष्क में रहते हैं। आपको अगली बार वक्ता के रूप में फिर से बुलाया जाता है। हास्य चेतावनी, जातिगत या व्यक्तिगत मजाक न करें, धार्मिक व्यंग्यों से बचें, किसी कंपनी या उत्पाद विशेष का मजाक सोच समझकर उड़ाएं, संवैधानिक हास्य न करें, शारीरिक अक्षमताओं पर व्यंग न करें, बिना किसी को चोट पहुंचाए हास्य पैदा करें। वक्ता और विराम, यदि आपने विराम कला सीख ली होती तो समझो आपने आधी जंग जीत ली। मैं यहाँ भाषण को विराम देकर मंच छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि भाषण के बीच अर्ध विराम और पूर्ण विराम की बात कर रहा हूँ। यदि हमें भाषण को सुनने योग्य और प्रभावी रूप देना है तो इन विरामों का सही उपयोग आवश्यक है। कई वक्ता तेजी से बिना रुके अपनी बात पूरी कर देते हैं। सुनने वालों को समझ ही नहीं आता कि कब इस लाइन खत्म हो गई और दूसरी लाइन शुरू हुई। खूबसूरत शायरी और कविता भी बिना विराम बेजान हो जाती है। ये विराम एक रहस्यमय उत्सुकता जगाते हैं कि आगे आप क्या कहने जा रहे हैं। ये विराम श्रोताओं को अपनी बात सुनने को बाध्य करते हैं। विराम को श्रोता नियंत्रण का विशिष्ट हथियार माना जाता है। विराम के प्रकार: लघु विराम, मध्यम विराम, दीर्घ विराम। लघु विराम यह 1 से 5 सेकंड का होता है और भाषण में कई बार उपयोग किया जाता है। मध्य विराम यह 5 से 10 सेकंड का होता है। किसी बात को विशिष्ट प्रभाव देने हेतु या किसी रहस्य को खोलने हेतु यह विराम लिया जाता है। इस विराम के सही उपयोग से आप अत्यंत प्रभावी बन सकते हैं और श्रोताओं से अपनी बात पर तालियां बजवा सकते हैं। दीर्घ विराम यह 10 सेकंड से 20 सेकंड का होता है। इसमें अनुभव और अभ्यास की आवश्यकता होती है। यदि आप चतुर नहीं हैं तो इस समय में श्रोताओं पर आपका नियंत्रण चला जाएगा। यह गहन चिंतन, गहरी संवेदनाओं और गहरी सवालों के साथ उपयोग किया जाता है। योजनाबद्ध विराम आपकी भाषण शैली को विशिष्ट बनाते हैं, आपके गंभीर होने का बोध कराते हैं। हास्य में भी विराम का विशिष्ट महत्व है। यदि आप अपनी चुटकुले की 5 लाइन के पहले और बाद कुछ क्षण के लिए नहीं रुके तो आपके चुटकुले का अंतिम संस्कार हुआ समझो। विराम और आवाज़ का उतार चढ़ाव एक सामान्य और सफल वक्ता के बीच फ़र्क पैदा करता है। विराम की सबसे बड़ी खासियत है कि इस कला को आप रिहर्सल करके बहुत जल्दी सीख सकते हैं। भाषण अपनी सामान्य शैली में रिकॉर्ड कीजिए और फिर पुनः उसी भाषण को रिहर्सल करके विराम और उतार चढ़ाव के साथ रिकॉर्ड कीजिए। आप तुरंत सफल वक्ता और असफल वक्ता के बीच का फ़र्क महसूस कर सकेंगे। अर्धविराम और पूर्ण विराम की रिहर्सल इस उदाहरण से करें और फ़र्क महसूस करें। आधी रात हो चुकी थी। मैं घर जा रहा था।
अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला हो। अचानक ही वो बरस पड़ी मुझ पर। ऐसा आघात करने लगी कि मैं कांप गया। ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं बचने के लिए इधर उधर भागने लगा, लेकिन जाता भी कहाँ। उफ, वो काली रात, वो घनघोर बारिश शायद मेरी जान लेने आई थी। इसी अंतरे पैराग्राफ को विरामों के साथ पढ़ें। विराम के लिए हमने 1, 2, 3 का इस्तेमाल किया है। 1 का अर्थ है सिर्फ एक क्षण ठहरना। 1, 2 का अर्थ है 2 क्षण ठहरना। आइए फ़र्क देखें। आधी रात हो चुकी थी। मैं घर जा रहा था। अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला हो। अचानक ही वो बरस पड़ी मुझ पर। ऐसे आघात करने लगी कि मैं कांप गया। ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं बचने के लिए इधर उधर भागने लगा, लेकिन जाता भी कहाँ। उफ, वह काली रात, वह घनघोर बारिश शायद मेरी जान लेने आई थी। इनका अच्छे से अभ्यास करें। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएंगे। आपका हर वक्तव्य एक विशेष प्रभाव और प्रवाह लिए होगा। अपने शब्द ज्ञान से दिलों को छू लीजिए। हर किसी की अपनी एक शैली होती है। कोई सीधे शब्दों में सपाट भाषण देता है, तो कोई अपने शब्दों से आँखों के सामने दृश्य खींच देता है। खूबसूरत, मधुर और साहित्यिक शब्द संदेश को नवजीवन देते हैं और आपको आम वक्ताओं की भीड़ से अलग करते हैं। गूढ़ तकनीकी भाषणों को छोड़ दें तो काव्यात्मक शैली अपने आप में विशिष्ट स्थान रखती है। इसके लिए भाषा और शब्द ज्ञान अच्छा होना जरूरी है। सामान्य शैली। भारत में सभी चीज़ों का निर्माण होता है। पहाड़, नदी, बर्फ, ऐतिहासिक शिल्प, सब कुछ हमारे देश में है। फिर भी आम भारतवासी गरीब हैं। काव्यात्मक शैली। सुई से लेकर उपग्रह तक, कुतुब मीनार से लेकर ताजमहल तक, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका भारतवासियों ने निर्माण न किया हो। विशाल देश को जोड़ती सड़कें, कोने कोने को चूमती रेलें, हिमालय के अद्भुत पर्वत, देश को नमन करते विशाल सागर हमें दुनिया के सबसे सुंदरतम देशों की श्रेणी में लाते हैं। फिर भी आम भारतवासी समस्त सुविधाओं से वंचित है। याद रखिए, खूबसूरत शब्द अमर हो जाते हैं। चित्रात्मक वर्णन आपकी श्रेष्ठता का प्रमाण देता है। इस शैली के सटीक उपयोग के लिए आवाज़ के उतार चढ़ाव और विराम का उपयोग आना चाहिए। इस शैली में समय का विशेष ध्यान रखें। ज़्यादा लंबा चित्रण न करें। विषय विशेषज्ञों की मीटिंग या तकनीकी सेमिनार में काव्यात्मक शैली का उपयोग कम करें तो बेहतर है। शब्दों में जान डालिए दबाव से। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को तन्मयता के साथ सुनें, तो आपको यह कला सीखनी होगी। प्रस्तुति में हमेशा कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं जो प्रस्तुति की जान होते हैं। यदि आप बिल्कुल एक सुर और स्वर में बोलते चले जाएंगे, तो वह प्रस्तुति बेहद उबाऊ हो जाएगी। श्रोताओं का ध्यान खींचने के 2 तरीके हैं। दबाव बढ़ाना, सामान्य बात कहते हुए अचानक ही किसी शब्द को अतिरिक्त दबाव के साथ बोलना। दबाव घटाना, सामान्य बात कहते हुए अचानक ही दबाव एकदम कम कर देना, अर्थात धीरे से कहना। दोनों ही परिस्थितियों में श्रोता गंभीरता से आपकी बात सुनते हैं। आप किसी भी क्षेत्र के बेहतरीन वक्ताओं को देखिए, वह यही तकनीक इस्तेमाल करते हैं। विशिष्ट प्रभाव के लिए 3P तकनीक का उपयोग कीजिए। विशेष शब्द पर दबाव के पहले थोड़ा सा विराम या ठहराव लीजिए। उस शब्द या लाइन पर सहज दबाव बनाइए। हाव भाव की मदद से अपने विचार या अपील को दबाव के साथ श्रोताओं को दीजिए। उन्हें ग्रहण करने को प्रेरित कीजिए। यह कला आप अभ्यास से सरलता से सीख सकते हैं। आइए एक प्रयोग करें। नीचे दिए गए वाक्य में अलग अलग अंडरलाइन किए गए हैं शब्दों पर दबाव डालिए। आप जैसे ही दबाव वाला शब्द बदलते हैं,
वैसे ही अर्थ और प्रभाव बदल जाता है। यह एक विशिष्ट उदाहरण है जिसमें विराम, दबाव और शैली से मायने बदल जाते हैं। इसमें एक साथ आप विराम और दबाव का अभ्यास कर सकते हैं। देर हो गई, जा मत रुक, उजाला होगा नहीं अंधेरा होगा। देर हो गई, जा मत रुक, उजाला होगा नहीं अंधेरा होगा। देर हो गई, जा मत रुक, उजाला होगा नहीं अंधेरा होगा। देर हो गई, जा मत रुक, उजाला होगा नहीं अंधेरा होगा। ये अद्भुत संरचना वाला वाक्य है। हर लाइन में अर्थ भी बदलता है और प्रभाव भी। इसी तरह के अन्य वाक्य भी अभ्यास हेतु प्रयोग में लाए जा सकते हैं। क्या आप में कोई विशेष गुण है या खूबी है? हर व्यक्ति में कुछ खास बात होती है। कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा नृत्य करता है, कोई वाद्य यंत्र का माउथ ऑर्गन बजाता है, तो कोई ऐसी मिमिक्री करता है कि सुनने वाले हंसकर लोटपोट हो जाते हैं। अपनी क्षमताओं को पहचानने और अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने के लिए उनका उपयोग करें। यदि आप एक अच्छी शायरी या कविता लिख सकते हैं तो अपने संबोधनों में उसे मौलिक बताते हुए उपयोग कीजिए। यदि आप अच्छे चित्रकार हैं तो अपने भाषण से जुड़ा एक चित्र फ्लिप चार्ट के रूप में स्टेज पर लगा दीजिए या श्रोताओं को दिखाइए। यदि आप अच्छा गाते हैं तो अपने भाषण में 2 लाइन गाने की आपको पूरी आज़ादी है। यदि आप अभिनय करते हैं और कोई विशिष्ट मंच आपको मिल जाए तो आप अपने भाषण में अभिनय के माध्यम से किसी एक पात्र को जिंदा कर दीजिए। आप हर वक्ता से उनकी शैली के अच्छे तत्व ग्रहण कीजिए, परंतु किसी की नकल मत कीजिए। अपनी बातों में मौलिकता जरूर रखिए। इस मौलिकता को प्रभावी और धारदार बनाने में आपकी सामान्य खूबी अहम रोल अदा करेगी। अमेरिका में हूबर नामक एक प्रभावी वक्ता प्रभावी बोलने का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया करता था। वक्ता होने के साथ साथ उसके शरीर में एक जिमनास्ट की तरह गजब सा लोच था। हर कार्यक्रम में उसका प्रथम परिचय देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी। एक बार वह सिर और हाथों के बल चलकर स्टेज पर पहुंचा। पूर्व तैयारी से माइक एकदम जमीन पर रखा हुआ था। उसने सिर के बाल कुछ मिनट भाषण दिया और फिर सामान्य रूप से खड़ा हो गया। श्रोता आजीवन उस प्रदर्शन को भूल नहीं पाए और अगले ही दिन वह समस्त अखबारों की सुर्खियों में आ चुका था। उसके हर कार्यक्रम में ऐसी कोई न कोई विशिष्टता जरूर होती थी जिससे दर्शक की उत्तेजना और उत्साह अपने चरम पर पहुंच जाता था। ऐसी ही कोई भी कला आपके अंदर हो तो उसका भाषणों में अवश्य उपयोग कीजिए। यही कला आपको सामान्य वक्ताओं की भीड़ से हटाकर विशिष्ट बनाएगी। मैं अपने अधिकांश कार्यक्रम अपनी ही प्रार्थना के माध्यम से शुरू करता हूँ। इसे एक सुंदर गीत के रूप में गाता हूँ और श्रोता आंखें बंद करके तल्लीन होकर उसे मेरे साथ दोहराते हैं। अपने कार्यक्रम के अनुसार छंद और शायरियाँ खुद बनाता हूँ। ये शायरी सीधा मूल मुद्दे से जुड़ी होती है, अतः इनके सम्मान में तालियां निश्चित होती है। आप भी अपनी क्षमता पहचानिए और एक हथियार की तरह अपने भाषण में उपयोग कीजिए। सदैव इस बात का ध्यान रखें कि ज़बरदस्ती आप भाषण में कला के लिए जगह न बनाएं। यदि सचमुच आवश्यकता है तो कार्यक्रम की गरिमा और उपलब्ध समय का उपयोग करते हुए कला का प्रदर्शन कीजिए।